दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। उसी तैयारी में थोड़ा सा बल देने के लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट 7, क्योंकि 6 तक हमने आपको पीछे बताया था, रीजनिंग का भी 6 तक बताए थे, क्योंकि हर दोनों का प्रैक्टिस सेट हम अलग अलग लेके चल रहे हैं। मैथ का भी 1 2 3 4 5 7 तक आ गए और रीजनिंग का भी 1 2 3 4 5 7 तक। अभी 7 वाला बताना है आपको, तुरंत उसका वीडियो मिल जाएगा। तो हमने पहले भी आपको बताया था, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं और एसएससी जीडी के चाहते हैं कि मैथ रीजनिंग का पूरा पकड़ कर लें, यानी 20-20-40 नंबर, तो आप वीडियो पर निरंतर ध्यान रखिएगा। हम ये प्रीवियस ईयर और आने वाले एग्जाम को ध्यान में रख के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो हम लोग बिना विलंब किए चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 पर। देखिए पहला प्रश्न दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितना। हमने आपको बताया है कि जब एक रेलगाड़ी एक लड़का को पार करे, एक खंभा को पार करे, इसका मतलब कि वो अपनी लंबाई पर करती है और उसी ट्रेन की लंबाई बन जाता है दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो चाल दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि समय दिया गया है 9 सेकंड। ये सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में हो 5/18 से गुणा कर दीजिए तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। इसलिए मजबूरन हमें यहाँ पर 5/18 से गुणा करना होगा। जैसे ही कटाएंगे 6 से 10 बार में, 6 से 3 बार में और 3 से देखिए 3 बार में गुणा करके देखिए। 5 या 15 में 10 से गुणा करेंगे 150, लेकिन ये आपका आंसर मीटर में आएगा, क्योंकि आपने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला है मीटर में, तो दूरी आपको दिखाई देगा मीटर में। देखिए ऑप्शन डी पर दिया गया है, इसलिए हम आंसर मारेंगे ऑप्शन डी 150 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, दिया है निम्नलिखित में से 3 माप को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब दिया है यहां पर माप 4 गो, 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर। क्लियर है, इतना सेंटीमीटर। तो इससे आपको त्रिभुज बनाना है। तो आप जानते होंगे तो ठीक है, वरना जानिए कि 10th क्लास में ही आपने पढ़ा होगा कि 3 त्रिभुज, जो 3 भुजा होती है, तो 2 भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। देखिए हमने लिख दिया इसको। अब ध्यान में रखिए, कोई भी 3 उठाएंगे तो 2 को जोड़ जोड़ के देखेंगे ना कि तीसरी भुजा से बड़ी है कि नहीं, तो नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन मिलेगा जब ये तीनों उठा लेंगे, क्योंकि यहां पर ये 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो जाएगी। बाकी यहां पर क्वेश्चन लिखा हुई है, कलम उठाइए और लिख के देखिए। 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी, वही त्रिभुज बनेगा, वरना बनेगा नहीं। तो कौन कौन सा, 4.2, 5.9 को जब जोड़ेंगे तो ये 8.1 से बड़ी हो जाएगी। बस एक ही कंडीशन में बनेगा, इसलिए हम लोग अपना आंसर दे देंगे 1। यकीन मानिए, आप इसे हल करके देखिए, दूसरा कोई नहीं आएगा। उठा के कलम देख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 60 का है। अब यहां पर देखिए हमने लिखा कि अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर, ऊपर लिखते हैं, ये हमारा अंतर यहां दिया गया है कि 60 डिग्री का है। और आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो अभी जान लो कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री और अंतर दिया गया है 60। यहां से जब आप कटाएंगे बाह्य तो 2 अंतःकोण का मान निकल के आ जाएगा। 2 अंतःकोण बराबर 60 और 180 240, तो एक अंतःकोण बराबर आ गया 120। वही 120 कहीं भी रखिए, जैसे यहां पर 120 रखते हैं तो जाके 180 में से घटेगा, और यहां रखेंगे तो 60 जाके जुटेगा। कहीं पर भी आप रह सकते हैं तो आपका बाह्य कोण बन के आ जाएगा 180 - 120 बराबर 60 डिग्री। अगर प्रश्न आपसे ये पूछता कि आप अंतःकोण बताइए, तो अंतःकोण का मान हो जाता है 120 डिग्री और बाह्य कोण बताइए तो 60 डिग्री। लेकिन आपसे कहा है कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना है। भुजाओं की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं और बाह्य कोण से जब निकालते हैं तो 360 डिग्री बटा बाह्य कोण करते हैं तो भुजा का संख्या आता है।
यहां 360 डिग्री है, यहां पर बाह्य कोण 60 है। जैसे ही कटाएंगे भुजाओं की संख्या 6 बन के आएगी। और देखिए ऑप्शन ए पर दिया गया है 6, यानी भुजा हमारा 6 हो गया। अब चाहते तो अंतःकोण से भी निकाल लेते, लेकिन अंतःकोण से निकालने के लिए आपको समय थोड़ा सा ज्यादा चाहिए कि n-2 गुणा 180 ये योग होता है। अब बटा में n कर देंगे तो संख्या होता है, फिर वहां से आप निकाल सकते हैं। लेकिन बाह्य कोण निकालना आसान था, इसीलिए 360 बटा 60 कर दिए। आपका मान बन के आ गया 6। अगला प्रश्न देखें, दिया है 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर, चलिए 10 रुपए में 6 की दर से हमने खरीदा का मतलब ये क्रयमूल्य हो गया। वही अगर 6 रुपए में 4 की दर से बेच दे, यानी 6 रुपए में अगर आप 4 की दर से बेचने लगे तो कहा है कितने प्रतिशत की हानि। हमने आपको बताया था कि तेजी से क्रयमूल्य कैसे निकाला जाता है। 4 में 10 से गुणा करेंगे, क्रयमूल्य 4 हो गया, जबकि 6 में 6 से गुणा करेंगे, विक्रय मूल्य 36 हो गया। तिरछा तिरछी गुणा होता है, ये जाके ऊपर ये जाके नीचे। अब देखिए 40 रुपए में खरीद के अगर 36 रुपए में बेचेंगे तो हर हाल में नुकसान हो गया। 40 रुपए में खरीद के 36 रुपए में बेचेंगे तो नुकसान हो गया। तो ये प्रश्न तो कहा भी है कि हानि प्रतिशत बताइए, तो हानि हो गया 4 का, बटा में क्रयमूल्य है 40% के लिए जैसे ही आप 100 करेंगे तो आपका हानि का प्रतिशत बन के आ जाएगा 10%। और 10%, अब देखिए यहां पर प्रतिशत में ना देके पॉइंट में दे दिया है, तो आप जानिए 10% का मतलब क्या होता है 10 बटा 100, ये शून्य शून्य खत्म, कितना आ जाता तो 10.1। अरे 10% ही आंसर लिखा हुआ है, लेकिन दशमलव में कर दिया है, तो 10.1 देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी हमारा आंसर बन गया। क्लियर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 और 36 है। दो संख्या मान लेते हैं a माइनस बी बराबर 5 और गुणनफल यानी a गुणा b बराबर 36। तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए कितना होगा। व्युत्क्रम का अंतर का मतलब कि 1 बटा a माइनस 1 बटा b का मान आपसे पूछा गया है। आप इनका एलसीएम लेके देखिए, a और b ये इधर आ जाएगा b माइनस a। तो देखिए अंतर कहा है, तो ये तो कोई क्लियर था नहीं कि a बड़ा है कि b बड़ा है। जब अंतर का है देखिए अंतर हमने निकाल दिया, और यहां से क्या करेंगे, b माइनस a का मान उठा के अंतर 5 रख देंगे और गुणनफल 36 है तो 36 रख देंगे। अगर कटने वाला हो तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला हो तो आंसर दे देंगे। आंसर हमारा 5 बटा में 36 हो गया। एक प्रश्न आपके मन में किट 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 करते रहेगा कि b माइनस a काहे कर दिए, a माइनस b क्यों नहीं किए। क्योंकि अंतर का मतलब होता है कि बस दो संख्या के बीच का अंतर, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो आपने बताया नहीं है। इसलिए अगर लास्ट में पता चल गया कि b बड़ा है तो यहाँ b माइनस a बराबर 5 होगा। अगर कहेगा कि a माइनस b या a बड़ी संख्या है b छोटी, तब हम लोग उस तरह दिखाते, वरना अंतर तो अंतर है भैया, जो बड़ा है उस छोटा का बीच का अंतर दिखा देंगे, वो हमारा अंतर। तो आंसर कितना बन के आया, तो 5 बटा में 36। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक घन के आयतन संख्यात्मक रूप से उसके भुजाओं के लंबाई के योग के बराबर है। एक घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब ये उसी के बराबर है जो घन के भुजाओं का योग। तो एक घन में 8 कोना होता है कॉर्नर, 12 भुजा होता है साइड, और 6 सतह होता है। तो जब भुजाओं के योग के बराबर है तो समझ जाइए इसमें होता है 12 भुजा। अब यहां से भुजा से कटा देंगे तो देखिए भुजा स्क्वायर बराबर आ गया 12, ये भुजा स्क्वायर बराबर 12 छोड़ दीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 और भुजा स्क्वायर का मान 12 आ गया है, तो डायरेक्ट आपका वैल्यू बन गया 72। खोज लीजिए 72 कहां है, तो ऑप्शन ए पर है, इसलिए हमारा आंसर बन के आ गया ऑप्शन ए, यानी 72 हमारा आंसर हो गया। ये सूत्र पर कमांड रखना है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2018 में अमित का वेतन रुपया 1,26,500 है। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष 10% 15% बढ़ के 2018 के वेतन तक पहुंच गया है। तो वर्ष 2016 में यानी 2 वर्ष पीछे का आपसे पूछा गया है, हमें नहीं पता है 2 वर्ष पीछे, यानी हमने मान लिया कि 2016 में इतना है। तो ये हर वर्ष 10% और 15% बढ़ा है। 10% बढ़ने का मतलब 110 बटा 100,
दूसरी बार 15% बढ़ने का मतलब 115/100। अब 2018 में ये बन के आ गया है 1,26,500। यहां से हमने एक जीरो से एक जीरो कटाया और देखिए 11 में जब 115 से गुणा करेंगे तो 1265 आ जाएगा, और 1265 से ये कटा दीजिएगा 100 बार में। अब एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 100 गुणा 100 गुणा देखिए यहाँ 10 है, 10 यानी 1 पर 5 शून्य, 1 पर 5 शून्य को ही हम लोग कहते हैं 1 लाख, और रुपया में हमारा आंसर बन के आ गया 1 लाख। 1 लाख कहाँ है? तो ऑप्शन डी में, यानी 2016 में 1 लाख रुपया था जो 2018 में बढ़कर 1,26,500 आ गया है। तो हमारा आंसर कितना बना? 1 लाख रुपया। अगला दिया है परिवार में 2 दादा दादी। देखिए 2 दादा दादी हैं, 2 माता पिता हैं और 3 पोता पोती हैं, यानी 2 2 4 और 3 7 लोग हो गए। दादा दादी की औसत आयु 67, तो आपको क्या करना है? 67 गुणा 2, दादा दादी का योग आ गया। माता पिता का 35, यानी 35 गुणा 2, यहां माता पिता का योग आ गया। पोता पोती का 6, तो पोता पोती तो 3 है, तो कर देना है 6 गुणा 3 बटा में देखिए 2 2 4 और 3 7, 7 से कर देंगे तो ये आ गया सभी का औसत। और आपसे भी यही पूछा गया है कि औसत बताइए, तो यहां कीजिए 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1 13, 35 दूना 70 और 6 तिया 18 बटा में हो गया 7। यहां 8 4 12 की 2 हो गया, और यहां पर 1 1 2 7 9 3 12 की 2 हो गया, 1 मिला, और फिर यहां पर 1 1 2, 222 बटा में 7। अब चलिए इसको हम लोग पूर्णांक में कर लेते हैं। पूर्णांक में करेंगे तो 7 तिया 21, 1 जाएगा, 7 एकम 7, 31 पूर्णांक 5 बटा में 7। देखिए ऑप्शन ए पर दिया गया है 31 पूर्णांक 5 बटा में 7, इसलिए आंसर बन के आ गया 31 पूर्णांक 5 बटा में 7। क्लियर है? चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया है ए एक काम को 15 दिनों में, ए एक काम को करता है 15 दिन में, जबकि बी इसे करता है 20 दिनों में। वो लोग एक साथ मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो शेष कार्य का कितना अंश बचा? अब देखिए हमने आपको बताया था कि 15 20 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कार्य आ जाएगा। एलसीएम हमारा 60 आ गया, इनका क्षमता 4, इनका क्षमता 3। ए और बी को अगर दोनों को मिला के क्षमता 7 हो गया और 4 दिनों तक करवाना है, तो 4 दिन से गुणा करके देखिए 28 काम तो आपका हो गया। 28 काम, अगर 60 में से 28 काम हो गया तो आपका शेष काम कितना बचा है? तो शेष काम बचा है 32 बटा में टोटल काम ले लेना है 60, अगर कटने वाला है तो कटा दीजिए, जैसे 4 से 8 बार में, 4 से 15 बार में, और आपका शेष भाग बन के आ गया 8 बटा में 15। 8 बटा 15 कहाँ है? तो ऑप्शन सी पर है, इसलिए हमें अपना आंसर दे देना है 8 बटा में 15, वही शेष काम। लेकिन ये पूछा गया होता कि कितना काम हुआ, तो 28 ऊपर लिखते और 15 नीचे लिखते। 28 बटा 15 जो कट के आ जाता 7 बटा 15 हुआ, तो 7 बटा 15, शेष बचा है तो 8 बटा 15। क्लियर? अगला प्रश्न दिया है कमरे की लंबाई में 10% अगर घटा दिया गया, 10% कम हो गया, फिर इसके चौड़ाई में 20% घटाया गया, 20% कम हो गया, फिर इसके ऊंचाई में 5% बढ़ाया गया, 5% बढ़ गया, तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? देखिए फेस वैल्यू 100, अगर जहां 10 कम हुआ है तो 90 बटा 100 लिखिए, जहां 20 कम हुआ है तो 80 बटा 100 लिखिए, जहां 5 बढ़ गया है वहां 105 बटा 100 लिखिए, क्योंकि हमारा मूल कीमत 100 होता है। अगर 100 से आप घटेंगे तो कमी दर्शाया जाता है, और 100 से बढ़ेंगे तो वृद्धि दर्शाया जाता है। जैसे ही कटाएंगे 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, यहां से कटाना शुरू कर दी, गुणा करना शुरू कीजिए। ये 840 हो गया, और 840 में 9 से गुणा कीजिए 0, 9 में 4 से करेंगे 36, अब 72 3 75 बटा में यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो कहता है कि ये आपका 75.6 हो गया। तो ये हमारा कमी नहीं, ये हमें ये बता रहा है कि 100 से आपका वैल्यू घट के 75.6 हो गया। अगर आपको कमी निकालना है तो फेस वैल्यू 100 में से 75.6 घटा के देखिए, पता चलेगा 24.4% की कमी हुआ। वो हमारा वैल्यू है जो बता रहा है कि इतना वैल्यू आपका बचा हुआ है।
ये बता रहा है कि इतना प्रतिशत का कमी। देखिए 2 ऑप्शन तो कट गया था, लेकिन वो ऑप्शन जरूर है जो हमें आंसर देना है 24.4 और हमारा आंसर बनेगा 24.4%। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया है किसी कमरे को 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, कोई कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है। अगर 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, तो इसे कह सकते हैं कि 1517 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 15 में 100 से गुणा करेंगे 1500 और 17 जोड़ देंगे तो 1517 सेंटीमीटर। वही अगर चौड़ाई देखें तो चौड़ाई दिया गया है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, ये आपका बन के आएगा 902 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारा, क्योंकि इसमें 100 से करेंगे 900 और 2 जोड़ देंगे तो 902 सेंटीमीटर। तो कहा है कि इसकी न्यूनतम संख्या बताइए। तो देखिए न्यूनतम संख्या, ये हमारा छत है और उसमें न्यूनतम वर्गाकार टाइल आपको लगाना है। तो वर्ग हमारा वही होता है कि वैसा माप जो दोनों को विभक्त कर दे। तो इन दोनों का बड़ा से बड़ा फैक्टर निकालना होगा, वही हमारा एचसीएफ बनेगा और वही वर्ग की भुजा बनेगी। 1517 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 41 गुणा 37 टूटेगा और 902 को तोड़ेंगे तो 41 गुणा 22। दोनों में 41 कॉमन है, तो समझ जाइए कि हम लोग ऐसा टाइल लगाएंगे जिसकी भुजा का मान 41 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां से जब आपको संख्या निकालना है तो संख्या बराबर होता है बड़े का आयतन बटा में छोटे का आयतन। बड़ा का आयतन नहीं, सॉरी, बड़ा का क्षेत्रफल बटा छोटे का। तो बड़ा हमारा कमरा है, कमरा 1517 गुणा 902 लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिए। छोटा छोटा उसमें टाइल लगाना है, टाइल वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर कहने का मतलब 41 गुणा 41। अब 41 से देखिए कटाएंगे तो 37 बार में, क्योंकि ऊपर तोड़ के देखे थे, और ये 22 बार में। तो अब रहा क्या, आपको 37 गुणा 22 बस गुणा करने को रह गया। 37 गुणा 22 जब हम लोग गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, इकाई स्थान पे 4 बैठता है और इकाई स्थान पे 4 एक ही ऑप्शन का है, इसलिए आपको अपना आंसर निकाल के दे देना है 814। 814 देखिए ऑप्शन सी पर है आंसर। हमने क्या किया, बस 7 दूना 14 किए, इकाई पे 4 मिला कि देखिए यहाँ 0 है 0 है 1 है 4 दे दिए आंसर। काहे का हम गुणा करने जाएं या बहादुर बनने जाएं, वहीं से उठा के आपको भी अपना आंसर दे देना है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखें, दिया है कि गुणनफल 2153 के पावर 167 के इकाई स्थान पर क्या होगा। हमने आपको बताया था कि जिस संख्या का इकाई स्थान निकालना है उसका बड़ा अंक होगा तो इकाई स्थान लिख लीजिएगा, और जितना भी ये पावर दिया है इसमें आपको भाग लगाना है 4 से। 4 से क्यों लगाना है, क्योंकि किसी भी अंक के पावर 4 बढ़ाते जाएंगे ना तो इकाई स्थान स्वयं ले लेता है। जैसे 3 के पावर 1 3 होता है, तो 1 में 4 जोड़ के 3 के पावर 5 करके देखिए 243 हो जाएगा। इकाई स्थान पे 3 बन गया, इसका भी 3 इसका भी 3, 4 अंक के बाद इकाई स्थान ले लेता है। इसलिए इसमें 4 से भाग लगा के शेषफल निकालेंगे। तो 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो 41 बार में जाएगा 164। शेषफल क्या मिलेगा, तो 3 मिलेगा। तो 3 के पावर 3 आपको सिर्फ लिखना है, और 3 के पावर 3 करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, ये 27 वैल्यू होगा जिसके इकाई स्थान पर 7 दिखने लगेगा। ऑप्शन में देखिएगा कहीं ना कहीं आपका 7 जरूर दिया होगा, और जहां 7 दिया होगा वही आपका आंसर होगा। तो आपको अपना आंसर दे देना है 7। क्लियर है, एक बार फिर से सुन लीजिए। इकाई स्थान पे 3 तो 3 लिख देना है। 167 में 4 से भाग लगा के शेषफल निकालना है, जो शेषफल आएगा वही इस 3 के ऊपर रख देंगे और फिर उसका वैल्यू निकालेंगे, जो इकाई स्थान पे आएगा वही हम इसका आंसर दे देंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो 3/5 हो जाता है। भिन्न को हमने दिखा दिया P/Q के रूप में, अंश को 20%, हर को 25% बढ़ाना है। जहां 20% बढ़ाना है 120/100, जहां 25% बढ़ाना है आपको लिख देना है 125/100 बराबर 3/5 हो जाता है। तो 3/5 दिखाइए। देखिए 100 से 100 हमारा खत्म हो गया, जबकि यहां कटाएंगे ना तो 3 से ये कट जाएगा 40 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 25 बार में। फिर कटा लीजिएगा 5 से 8 बार में, 5 से 5 बार में। इधर दोनों तरफ 1 बचा है, तो ये बराबर के दूसरी तरफ है, तिरछा तिरछी गुणा होगा तो 5वां जाके 1 में होगा 5 और 8वां आके 1 में होगा 8।
आपको लिख देना है कि P बटा Q बराबर 5/8। देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन पर है, तो ऑप्शन बी पर है। हम अपना आंसर दे देंगे कि मूल भिन्न हमारा 5/8 है। क्लियर है? अगला देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। देखिए, अगर हमारा मूलधन P है तो दुगना होने का मतलब कि मिश्रधन 2P हो जाएगा। जब मिश्रधन 2P हो जाएगा, 2P में से P घटाएंगे तो ब्याज हमारा P आएगा। मूलधन P के P है, समय हमारा 10 वर्ष दिया है, रेट हमें निकालना है, बटा में 100 कर देंगे। यहां से पता ये चल जाएगा कि रेट हमारा 10% हुआ। अगर प्रश्न ये पूछता कि रेट कितना, तो रेट हम लोग 10 बता देते, लेकिन रेट ना पूछ के कहा है कि 3 गुना होने में कितना समय। तो फिर से खींचिएगा, मूलधन तो हमारा P होता है, मिश्रधन 3 गुना कहता है तो 3P, यहां पर ब्याज आपका 2P हो गया, मूलधन तो P के P ही है, और यही वाला रेट उठा के यहां रख देना है 10 और T बटा में 100 कर देना है। अब फायदा क्या होगा, यहां से P खत्म, 0 से 0 खत्म, 10 जाके 2 में गुणा हो जाएगा, और 10 गुणा 2 करेंगे तो आपका वर्ष में बन के आ जाएगा 20 वर्ष। आपका आंसर हो गया 20 वर्ष। पूछा है कि समय कितना लगेगा, तो आप बता दीजिएगा कि आपका समय 20 वर्ष लगेगा। 20 वर्ष हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। 3 पेन हमने लिखा, 3 पेन, 2 पेंसिल, यहां पर लिख दिए 2 पेंसिल, और 4 रबड़, 4 इरेजर का मूल्य है 92 रुपया। जबकि कहा है कि 8 पेंसिल और 16 इरेजर का मूल्य अगर 68 रुपया है, तो आपको बताना है कि 24 पेन का मूल्य कितना। अब देखिए 24 पेन का, यहां 2 पेंसिल और 4 इरेजर का मूल्य अगर यहां से हम लोग निकाल लेते, यहां मान रख सकते थे, तो इसमें से आप 4 कॉमन लीजिए। 4 कॉमन लेंगे तो 2 पेंसिल और 4 इरेजर का यहां से निकलने लगा, बराबर 68। तो 4 से कटा दीजिए, इनका मान कितना आ गया, 17। हम समझ गए, 2 पेंसिल 4 इरेजर का मूल्य 17। तो हम लोग यहां से इसको हटा के यहां लिख सकते थे 17। तो पता क्या चलता कि 3 पेन बराबर 17 जाके घट जाता और आ जाता 75। आप यहां 92 से 17 घटा दीजिए, देखिए आपका आ जाएगा 75। फिर 3 से कटा दीजिए तो 1 पेन का मूल्य आ गया 25। आपसे क्या पूछा है, 24 पेन का मूल्य। बस जब 1 का निकल गया तो 24 गुणा 25 कर दीजिए, 25 चौके 100, 50 और 10 60। हमारा आंसर कितना आ गया, तो 600। देख लीजिए 600 कहां है, तो ऑप्शन डी पर है। डी हमारा आंसर। अब आपके मन में चलेगा कि सर ऐसा यहां अंक दिया नहीं रहता कि जो यहां रख सके, तब कैसे निकलता। तो उस समय या तो 2 इक्वेशन दिया रहता है तो समीकरण हल करके हम लोग निकालते हैं, या एनी हाउ ऐसा दिया ही रहेगा कि 2 का मान यहां से निकल जाए, वही मान यहां पुट हो जाए, घटाने पर किसी एक का मान निकल जाए, फिर जितने का पूछा गया उतने का आप आसानी से बना सके। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल। एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है। जब समान शेषफल बचने की बात कहे, उस समय आपको क्या करना होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले के बीच का अंतर निकालेंगे। जैसे 91 में से 43 घटा दिए, 183 में से 91 घटा दिए, फिर 183 में से 43 घटा दिए। यहां से जब हम लोग घटाएंगे तो ये हमारा मिलेगा 48, फिर यहां से घटाएंगे ये मिल जाएगा 2 और ये 9, यहां पर ये 2 और 9, ठीक है 92, और यहां से घटाएंगे तो 0 और 120। अब इसे तोड़ के देखिए, किससे तोड़ के, क्या ऑप्शन से भी उठा के देख सकते हैं। जैसे ये 4 से टूट रहा है, 4 से 12 बार में, 4 से ये 23 बार में, और 4 से ये 30 बार में। आगे 12 को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 23 अभाज्य संख्या मिल गया तो 30 भी ना टूटेगा। तो सब में कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होता है, और सब में कॉमन क्या है, 4। तो हमें निकालना होगा इसका एचसीएफ 4। एक बार फिर से सुनिए, जब भी समान शेषफल की बात कहे, दी गई संख्या को आरोही क्रम में लगा दिया जाता है, हर बड़े वाले से छोटे वाले घटा घटा के बीच का अंतर निकाला जाता है। जो भी अंतर आया उसी का एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। एचसीएफ 4 आ गया तो हम अपना आंसर दे देंगे 4 हमारा आंसर हो गया। अब 4 से तीनों संख्या में आप भाग लगा के देखिए, तीनों में बारी बारी से भाग लगाएंगे, शेषफल आपको समान ही मिलेगा ही मिलेगा। आप लगा के देख लीजिए।
देखिए अगला प्रश्न कहा है कि 0.00 ये 216 का घनमूल, घनमूल कहता है कि यहां पर 3, यानी 216 को 3 बार में आप तोड़ेंगे और 1 बार निकाल लेंगे। तो जैसे 216 को हम 3 बार 6 गुणा 6 गुणा 6 कर सकते हैं, तो हम समझ गए कि एक 6 तो हमारा निकल गया। उसके बाद देखना है कितने अंक के बाद है, तो 3 3 6 अंक के बाद, 6 में 3 से जब भाग लगाएंगे ना तो 2 अंक आ गया, यानी 2 आने का मतलब कि 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक है और एक यहां 0 लगा देंगे तब यहां दशमलव, यही हमारा आंसर हो गया। अब गलती से ऐसा मत कीजिएगा कि 6 और इधर 0 लगा के दशमलव, तो वो गलत हो जाएगा। यहां वाला 0 अपने स्वेच्छा के हिसाब से मन करे लगाइए, ना मन करे ना लगाइए, लेकिन ये वाला 0 लगाना जरूरी है, इधर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर बन के आ गया 0.06। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों के स्थान को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है, तो उस संख्या के 2 अंकों के बीच का अंतर बताइए। देखिए अगर किसी संख्या का इकाई स्थान हम x मान लेते हैं और दहाई स्थान y मान लेते हैं, तो यहां से आपका संख्या बन के आएगा, दहाई में 10 से गुणा होता है 10y, या इकाई को जोड़ दिया जाता है 10y + x। अब संख्या अगर बदलेंगे तो बदलने पर क्या होता है कि x यहां चल जाएगा, y यहां चल जाएगा, x यहां, यानी बन जाएगा 10x + y, इन्हीं का अंतर 36 है। तो हमने लिखा 10y + x माइनस, माइनस से करेंगे दोनों माइनस हो जाएगा, 10x - y बराबर 36, 10y से y घटेगा 9y और x से यहां घटेगा तो 9x बराबर 36 हो गया। 9 इसमें से कॉमन ले लीजिए, y - x बराबर 36 हो गया, और 9 से कटा के देखिए 4। अब y - x बता रहा है कि वो दोनों संख्या जो आप माने थे उसका अंतर 4 आ गया, और यहां देखिए पूछा है उस संख्या के 2 अंकों के बीच का अंतर बताइए, तो बस दोनों संख्या के बीच का अंतर 4 हो गया, तो आपको यहां आंसर दे देना है 4। और देखिए हम आपको आसान तरीका एक बताते हैं, ये तो हमने आपको पूरा बताया कि इस तरह से हल कर लेना है, बाकी कभी भी ऐसा दे कि 2 संख्या को बदलने पर उनके अंतर इतना, तो उतना ही दिया रहेगा कि जो 9 से विभाज्य होगा, और हम जानते हैं कि हर हाल में 10 में से 1 घटेगा, 9 ही बचेगा, तो बस ये दी गई संख्या को 9 से भाग लगा देंगे ना, तो दोनों संख्या के बीच का अंतर आ जाता है। जैसे 36 है, 9 से भाग लगाते, देखिए इधर से आपका आंसर 4 दिखता, 54 होता, 9 से भाग लगाते, अंतर आपका 6 दिखता, यानी तुरंत आप 9 से भाग लगाइए, दोनों संख्या के बीच का अंतर निकल जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न दिया है, स्कूल में छात्रों की संख्या 1224 है। चलिए कुल छात्र हमारे हैं 1224, जिसमें 600 लड़कियां हैं, गर्ल हो गई 600, जैसे ही घटा दिए तो पता चला कि बॉयज की संख्या 624 है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात, B और G का अनुपात, तो 624 अनुपात 600, 6 से कटाइए 100 बार में, 6 से 104 बार में, 4 से ये 26 बार में, 4 से ये 25 बार में, और आपका अनुपात बन के आ गया 26:25। देखिए ऑप्शन ए पर दिया गया है, आपको अपना आंसर दे देना है 26:25, 26:25 हमारा आंसर। लेकिन ध्यान में रखना है, पहले लड़का कहा है इसलिए लड़का का 26, लड़की का 25, अगर बदल दिया होगा लड़की लड़का कह दे तो रेशियो बदल जाएगा, 25:26 हो जाता। चलते हैं आखिरी प्रश्न पर। दिया है 2 कक्ष ए और बी है, 2 कक्ष देखिए ए और बी है। कंडीशन, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखिए, यदि ए से बी में 10 छात्र को भेजा जाता है, अगर ए में से निकाल दिया जाए और बी में भेज दिया जाए तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या समान हो जाती है। देखिए समान हो गया, यहां से समीकरण 1 बन जाएगा, a - b बराबर 20, समीकरण 1। अब आगे पढ़ते हैं, यदि 20 उम्मीदवार को 20 से ए में, फिर यानी फिर से लिखना है ए और बी, 20 उम्मीदवार को यहां से निकालकर यहां पर अगर हम भेज दें तो ए में छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या की दुगनी, ए में दुगनी हो जाएगी, ए में जिसमें प्लस करेंगे, अगर इसमें दुगनी हो जाती है तो इसमें उल्टा काम होता है, इसमें 2 से गुणा करेंगे तब दोनों का वैल्यू बराबर। अगर आपके जेब के पैसे से मेरे जेब में 10 रुपये ज्यादा है तो आपके जेब के वैल्यू में 10 प्लस करेंगे तब आप मेरे बराबर। अगर मेरा ज्यादा है ही और मेरे में 10 प्लस कर देंगे तो हम आपसे 20 ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए ये दुगना है तो इसमें दुगना करेंगे तब ये चिन्ह लिखने का आपका हक बनेगा, वरना गलत हो जाएगा। अब यहां a + 20 बराबर, ये 2 से गुणा करेंगे तो 2b - 40 हो जाएगा, यहां b को भेजेंगे तो a - 2b बराबर 20 जाएगा, तो -40 है ही,
अब -20 जाएगा तो -60, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब आपको इन दोनों समीकरण को हल कर देना है, तो आपका कमरे ए में छात्रों की संख्या आपसे पूछा है, निकल जाएगा। जैसे देखिए a - 20 बराबर b बराबर 20 दिया है और a - 2b बराबर 60 दिया है, तो चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस माइनस, a खत्म, 2b से b घटेगा तो b आएगा, और यहां पर ये माइनस तो पहले से था, यहां प्लस हो गया तो b का मान आ गया 80। अब हल करके देखिए, a खत्म, ये 2b प्लस में हो गया, प्लस 2b में से -b घटाएंगे तो b आएगा, और 60 में 20 जोड़ेंगे तो देखिए 80, यानी b का मान हमारा 80 आ गया। जब b का मान हमारा 80 आया, इसी b को 80 अगर यहां रख देंगे तो जाके उधर जुड़ जाएगा, तब 20 में ये 80 रखेंगे तो माइनस होगा, जाके उधर प्लस हो गया, तो देखिए a का मान बन के आ गया 100। अब दोनों में से जिसका पूछे, a का पूछे या b का, आपसे पूछा गया है कमरे में a छात्रों की संख्या कितना, तो a का हमारा संख्या बन के आ जाएगा 100, तो हम अपना आंसर दे देंगे 100। ये देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट क्लास में चला हुआ था और इसका कोड था 55-5600। जो सेट आता है वो सेट नंबर है 5600, तो ध्यान में रखिएगा, जो लोग यहाँ ऑफलाइन सेट मारे होंगे उसी सेट का ये 5600 है, और जो लोग नहीं मारे होंगे, दूर दराज से देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो, इस क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन देख लीजिए, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में रीजनिंग का सेट लेकर। थैंक यू, राधे राधे जी।